नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज पर्व पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती महाकाल दर्शन करने पहुंची, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया और मंदिर प्रांगण स्थित सिद्धिविनायक गणेश और नवग्रह मंदिर पर दर्शन किए। इसके बाद उमा भारती ने महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी के यहाँ भाई दूज पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भारती ने कहा कि जब ममता सरकार में आई तब उन्होंने वामपंथियों से भी ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किए, हिंसा बढ़ाई, विरोधियों को निर्दयता से कुचला। भाई दूज पर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बाबा काल भैरव के भी दर्शन करेंगी। महाराष्ट्र सरकार के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। अभी सरकार है महाराष्ट्र की सरकार एक ऐसी विषमता से बनी है जिसके कारण सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। शिवसेना और कांग्रेस का वैचारिक मेल नहीं हो सकता, इसलिए विषमताओं से चलने वाली सरकार नहीं चल सकती। ऐसी सरकार कब तक चलेगी? 2019 में ही नेता वाली भविष्यवाणी की थी कि पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी जाएगी तो कांग्रेस नहीं ममता की सरकार आएगी, ममता को हम हटाएंगे। और अब वही हुआ। मैं वहां की राजनीतिक स्थिति देख रही थी कि ममता बनर्जी वामपंथियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रही थी। जब ममता सरकार में आई तब उन्होंने वामपंथियों से भी ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किए, हिंसा बढ़ाई, विरोधियों को निर्दयता से कुचला। राज्य के विकास के साथ केंद्र से चर्चा नहीं की गई। ममता बनर्जी केंद्र की सत्ता को नहीं मानती थी। बाढ़ आपदा के समय भी यूटिलाइजेशन पत्र नहीं भेजती थी जिससे बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि मिल सके। ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती थी। भाई दूज पर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची उमा भारती ने महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी के यहाँ गुरु भाई होने के नाते भोजन ग्रहण। भैया दूज है तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं। इसलिए दीदी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और बिहार में अब सरकार बन रही है, अब क्या लगता है महाराष्ट्र की बारी है? क्योंकि जिस तरीके से अराजकता का माहौल बना हुआ महाराष्ट्र में, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक सरकार है। लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाते जब विचारों की विषमता होती है। तो दीदी, मोदी जी ने बिहार को लेकर जीतने के बाद सीधे उन्होंने बंगाल को टारगेट किया। बंगाल में जिस प्रकार जो अराजकता फैली हुई है, ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। राज्य की विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। अगर आपको याद हो तो फ्लड का, क्या बोलते हैं फ्लड को, बाढ़ का बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। उनको पैसे देने होते हैं हमें, लेकिन हम तब तक पैसे नहीं दे सकते जब तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो केंद्र की सत्ता को नहीं मानते थे। और जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो हम पैसे नहीं भेज सकते थे। तो हम पे पैसे नहीं भेजने का आरोप भी लगाते थे वो, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजते थे, जिसके बिना हम पैसे दे नहीं सकते थे। तब मैं समझ गई थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान को नहीं मानती, ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती। और ये पहले भी उनकी प्रकृति में था। अगर आपको याद हो तो एक बार उन्होंने स्पीकर पे अपने गले का शाल उतार के फेंक दिया था। एक बार ऐसी भी घटना हो गई थी कि अपने गले का शाल उतार के स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था। तो ये चीज़ें उनकी बरकरार रहीं। मुझे लगा कि सत्ता में आने के बाद में वो एक समन्वयवादी नेता हो जाएंगी, वो नहीं हो पाई। वो दुराग्रही हो गई, हटी हो गई, नियम को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, कानून को नहीं माना। और इसी का परिणाम है कि वहाँ भाजपा को आना ये स्वाभाविक है कि वहाँ हमें सरकार में आना, ये मतलब बड़ी नेचुरल सी बात है। बिहार के एक नेता का बयान आया है, आरजेडी का जो उमा भारती भी आपके पास थी, आपने आशीर्वाद स्वरूप जो भाई दूज का पूरा जो त्यौहार है उसका रूप दिया है। आशीर्वाद स्वरूप हमने नहीं दिया है, वो हमारे यहाँ एक परंपरा है। भारतीय सनातन संस्कृति में अनादिकाल की परंपरा है कि दिवाली के बाद में हम लोग भाई दूज मनाते हैं।
ये द्विज का पावन पर्व आता है जो कि पूरे भारत में ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो उनका चूँकि स्नेह बहुत पहले से प्राप्त होता रहा है, तो कई बार वो माँ के रूप में भी होती हैं, कई बार बहन के भी रूप में होती हैं। तो ये आज मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए वो आई हुई थी। तो भाई दूज के स्वरूप में एक जो हमारे चूँकि संत हम भी हैं वो भी हैं, तो उस परंपरा के अनुसार बाबा का प्रसाद ही हमारे पास सबसे हमारी अमूल्य धरोहर होती है, तो हमने उनको भेंट किया है उसको। और आज कार्तिक का दूसरा दिन है, तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। आज बाबा की सवारी भी है। तो ये सारी परंपराएं हैं और उन परंपराओं का हम लोग पालन करते रहते हैं। और आज उमा जी आई तो अच्छा भी लगा, और उसके साथ साथ में एक अद्भुत संयोग भी बना। वो अद्भुत संयोग ये कि आज एक तरफ तो बाबा की सवारी है, भाई दूज भी है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो चमत्कारिक रूप। कार्तिक माह की पहली सवारी नगर में धूमधाम से निकली। राजाधिराज बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। आज कार्तिक मास के प्रथम सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली गई। कटनी जिला अंतर्गत बिरोहली नेचुरल पार्क में विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने दीपावली के पर्व पर कार्यकर्ताओं को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। इसके साथ ही क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का भी निराकरण करते हुए खितौली से बगैहा मोड़ तक की सड़क जल्द से जल्द बनवाने का आश्वासन दिया और क्षेत्रीय ग्रामीण जनों की समस्याओं को अधिकारियों से तत्काल फोन पर बात कर समस्याओं को निराकरण किया। वहीं एक कार्यकर्ता जो लगभग 9 माह से पैर और कमर के दर्द से पीड़ित था, जैसे ही विधायक संजय पाठक ने सुना तुरंत उसके पास जाकर पूरा इलाज कराने को कहा और उसे अस्पताल भिजवाने की पूरी व्यवस्था की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता रंगलाल पटेल, विधायक प्रतिनिधि लालजी मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि श्री काशी प्रसाद मिश्र गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री श्री उदयराज सिंह, विधायक प्रतिनिधि पीयूष अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष बरही सरस्वती, सतीश तिवारी, समस्त मंडल के मंडल अध्यक्ष रामशंकर गुप्ता, सरपंच श्री चिंतामणि विश्वकर्मा खितौली, सरपंच श्री प्रहलाद सोनी कुआं, भाजपा मंडल महामंत्री मनोज तिवारी और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन, मीडियाकर्मी सहित लोग उपस्थित रहे। तहसील बरही ब्यूरो चीफ मिथिलेश त्रिपाठी 3 दिन पूर्व आलोट के पास रेलवे ट्रैक पर एक लावारिस लाश मिली थी, जिसकी पहचान नहीं होने के कारण आलोट पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम पश्चात शव को दफना दिया गया था। मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज पर लावारिस सामान में एक मोबाइल मिलने से उक्त लावारिस शव की पहचान अजीत सिंह परमार सीआरपीएफ कोबरा कमांडो जवान के रूप में हुई, जिसके बाद गुजरात के सोमनाथ से उक्त जवान के परिजन आलोट पहुंचे, जहां पर शव को ले जाने के लिए दफनाया गया। शव को बाहर निकलवाया गया, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि उक्त शव का पीएम तो हुआ ही नहीं है और उसे दफना दिया गया है। इस प्रकार के दृश्य से नाराज परिजनों ने आलोट थाना प्रभारी के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए। जब प्रशासन को पता चला कि वो एक सीआरपीएफ का जवान है तो उसको सम्मान देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के सलामी देने के लिए जवानों को बुलाया गया, लेकिन नाराज परिजनों ने जवान के शव को बिना सलामी लिए ही पैनल पोस्टमार्टम के लिए रतलाम ले गए। इनके मामा का लड़का लगता हूँ और हमारा बंदा जो है वो उसका मिसिंग का कंप्लेंट हम लोग बॉम्बे आरपीएफ द्वारा मालूम पड़ा, वहाँ ट्रेस मोबाइल नंबर आया तो उसका सामान वगैरह बॉम्बे सेंटर बीसीटी में मिला, आरपीएफ में कलेक्ट किया। मैं आरपीएफ में जॉब करता हूँ और हमको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे, तो मैं आरपीएफ कंट्रोल बीसीटी से हमने संपर्क किया, वहाँ से मालूम पड़ा बड़ौदा, तो बड़ौदा पूछा तो बड़ौदा बंदा हमारा उतरा नहीं। और ये जो बंदा है वो सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 205 में कार्यरत है बुद्ध गया में, और वो छुट्टी आ रहा था 13 तारीख को वो छुट्टी राजधानी से 2902952 से आ रहा था, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस राजधानी से। अच्छा, इसके बाद में आज जो आप आए, आपने यहाँ घटनाक्रम क्या देखा?
आज हम आए यहाँ घटनाक्रम में। हम लोग को यहाँ पर टीआई दीपक साहब जो है थाना जो इंचार्ज टीआई थाना प्रभारी, उन्होंने बताया है हम फ़ोन माध्यम से कि ऐसे ऐसे फ़ोटो आई। हमने पुष्टि किया तो थोड़ा सहरा मिलाया, हमारा ये बंदा लगा हमें, तो हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे आज पहुँचे। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजीत सिंह परमार है। ये तो कंफर्म है कि ये परिवार के वही सदस्य हैं? हाँ, ये वही सदस्य है। फिर आपने यहाँ पे विरोध किस बात का किया? हाँ, हमने इस बात का विरोध किया। यहाँ आए, हमने टीआई साहब से प्रभारी से पूछा कि क्या कार्यवाही की, तो हमने सीधी हमने बोला है कि हमने ये बॉडी को दफना दिया। आलोट पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं आप? हाँ, बॉडी को हमने बोला दफना दिया, तो मैंने ये बताया है कि एक सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो जवान है, तो आपने कहीं इन्फॉर्म नहीं किया, कहीं मीडिया माध्यम से या कोई चैनल माध्यम से, दूरदर्शन से या कोई भी चैनल माध्यम से कोई संपर्क नहीं किया, और इतना जल्दी डेड बॉडी को क्यों दफनाया। इन्होंने बताया है कि हमको 10 बजे बताया और शाम को 5 बजे बॉडी को दफना दिया है। अदर स्टेट होने की वजह से आपको खबर नहीं मिली होगी, नहीं तो यहाँ पर करीब 2 से 2.5 हज़ार मैसेज लोगों के पास जा चुके थे कि अज्ञात लाश मिली है। हाँ ठीक है, हम गुजरात से हैं, हम अदर स्टेट से हैं, हमको खबर नहीं मिली, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। तो हमने पूछा टीआई साहब से कि ठीक है तो है सब, हम बोला पीएम हो गया, तो बोला हाँ पीएम हो गया है। बोला कब हुआ, बोला हो गया है कल। तो ठीक है पीएम रिपोर्ट दिखाओ, मैंने मांग की, और तो बोला पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई, 4-5 घंटे के बाद आए। तो 4-5 घंटे हम इधर ही है, तो 4 घंटे के बाद में पूछा, बोला नहीं अब 2 दिन के बाद में हमको टपाल माध्यम से मिल जाएगी आपको, और आप चले जाइए और आप बॉडी लेके जाइए। फिर हमने यहाँ जहाँ पर बॉडी को इन लोगों ने दफनाया था, जो गार्ड के अंदर हमारे जवान की अजीत सिंह परमार, जो सीआरपीएफ कोबरा कमांडो के है जवान, उनकी, तो फिर हमने देखा बॉडी, तो बॉडी का सब कपड़े वगैरह उतार के मेरे को डाउट लगा कि पीएम हुआ कि नहीं। तो इसके शरीर में कोई भी खरोश नहीं है, कहीं से फटा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कैसा शरीर है, और कोई भी पीएम नहीं किया। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी गलती नहीं, यहाँ का थाना प्रभारी बोल रहा है हमारी गलती नहीं, तो गलती है तो किसकी है? आजकल ये इंडिया में जवान के साथ ही ऐसा होएगा क्यों? जवान, मैं एक जवान हूँ, मुझे यहाँ पर योजना होती है, पीड़ित है, मेरा भाई है, ठीक है साइड में, पर पहले वो देश का जवान है, और देश का जवान एक कोबरा कमांडो है जो बहुत कम बनते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं, और ये देश ने अपनी संपत्ति खोई है, एक जवान खोया है। तो मैं आप लोग मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ देशवासियों को और सब मीडिया भाइयों को कि इसकी खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाई जाए और इसको न्याय मिलना जाए। अभी हमारी पूरी जांच होनी चाहिए, वो है, और इसकी जांच है ना ऊपर से होनी चाहिए। इसमें कुछ लग रहा है। हम इसका पैनल पीएम की मांग हमने की है, तो ये लोग अभी बोल रहे हैं कि पैनल पीएम आपकी करके फिर हम आपको बॉडी सुपुर्द करेंगे, लेकिन इन्होंने पीएम क्यों नहीं किया, हमारे को झूठ क्यों बोला, ये सबका संदेह है। और इसकी दिल्ली से लेके जहाँ तक बड़ौदा तक वो आ रहा था वहाँ तक, और उसका जहाँ सामान पहुँचा है वहाँ तक अच्छे से जांच होनी चाहिए, यही मेरा बयान है। जय हिंद। जी सर, क्या मामला है जो परिजन आया तो डेड बॉडी वापस निकाल के वो पैनल के लिए ले गए, पैनल पोस्टमार्टम के लिए ले गए? दिनांक 14/11/2020 को सुबह जो पुलिस को डेड बॉडी की सूचना मिली थी, उसमें जो सब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने के बाद, पुलिस पंचनामा कार्रवाई के मर्ग जांच की कार्रवाई के बाद लाश को जहां दफनाया गया था, उसमें आज परिवार के लोग 2-3 दिन बाद थाने पर आए, तो उन्होंने सब उत्खनन की बात के मतलब पक्ष रखा, तो जिसके मजिस्ट्रेट की श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेशानुसार उसको सबको उत्खनन करवाया गया, और परिजनों के द्वारा उस पर आपत्ति जाहिर की गई कुछ शंका के द्वारा, तो उसमें पैनल के द्वारा पीएम उन्होंने डिमांड की, जो रतलाम कराया जाना बताया। इसके पुलिस के जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा साथ में हमने डेड बॉडी को रतलाम पैनल से पीएम कराने के द्वारा हेतु भेज दिया गया है। सर बताएंगे क्या है मामला, जो सीआरपीएफ जो जवान था जिसकी डेड बॉडी निकाली गई है आपको? दिनांक 14/11/2020 को सुबह 10 से 11 के बीच पुलिस थाना आलोट को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बॉडी रेलवे ट्रैक थूरिया के पास पड़ी हुई है। यहाँ थाना पुलिस आलोट के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया, पंचायतनामा कार्रवाई की गई, और मौके मुआयने के दौरान कोई दस्तावेज और कोई पहचान के दस्तावेज और चिन्ह नहीं मिले, तो वो अज्ञात बॉडी होने पर हमारे द्वारा मर्ग की जांच की कार्रवाई की गई, मर्ग कायम किया गया और पोस्टमार्टम के लिए आलोट अस्पताल में भिजवाया गया पोस्टमार्टम करके। उसके बाद अज्ञात बॉडी होने के कारण
पुलिस थाना आलोट के द्वारा इसमें न्यूज़ और मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया में सभी जगह फोटो सहित जानकारी भी दी गई थी तत्कालीन 14 तारीख को ही, और उसके बाद न्यूज़ के माध्यम से भी। और दूसरे दिन चूँकि वो जिस गाड़ी से जा रहा था व्यक्ति, वो राजधानी एक्सप्रेस थी जो कि बॉम्बे में जाके रुकी गाड़ी, तो वहाँ पर वो बैग मिला उस अज्ञात व्यक्ति का, तो उसके माध्यम से उनके परिवार को सूचना मिली, जहाँ से हमला हुआ तक सूचना मिली। तो आज परिवार के कुछ सदस्य थाने पर आए और सब उत्खनन जो हमने सब गड़वाने की कार्रवाई हुई थी उसमें सब उत्खनन की कार्रवाई करवाई गई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और परिवार के द्वारा उसमें कुछ शंका जाहिर करने के दौरान पुनः पोस्टमार्टम की पैनल के द्वारा अपील की गई, जिस पर रतलाम पोस्टमार्टम पैनल से पोस्टमार्टम कराने हेतु रतलाम अस्पताल में बॉडी भिजवाई गई है। सर, जैसा कि डेड बॉडी दफनाई गई थी और परिजनों का आरोप है कि वो उसका पीएम नहीं किया गया है सर। अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी पुलिस के द्वारा जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा पोस्टमार्टम फॉर्म भरकर अस्पताल में भिजवाया गया था डेड बॉडी के साथ में, और वो अस्पताल के डेड बॉडी और फार्म भिजाने के बाद अस्पताल की कार्रवाई थी, डॉक्टर की कार्रवाई थी। अब उसमें क्या हुआ है इसके संबंध में वही जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता। तो सर, जिस प्रकार से पीएम नहीं कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही रही सर, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, एक और है कि जो डेड बॉडी रहती है, जो लावारिस पाई जाती है, वो लगभग 72 घंटे तक रखी जाती है सर। ऐसा कुछ नियम है, क्योंकि जहाँ अगर रखने की सुविधा होती है और वहाँ शिनाख्त की कुछ संभावना मिल जाती है तो संभवतः उसको रखा जा सकता है, अगर सुविधा हो तो। सर, एक और चीज़, जो गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जो व्यवस्था की गई थी प्रशासन की ओर से, बिना ऐसा कुछ नहीं, परिवार वालों ने मना कर दिया था।